आयुर्वेद में औषधीय जो चिकित्सा है वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो हम पूरे संपूर्ण शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद में नुकसान नहीं होते, इसीलिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते। कि लोगों को लगता है कि जब आयुर्वेदिक डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस आधार पर कर रहा है। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 दोष, वात पित्त कफ, 13 प्रकार की अग्नियाँ, 14 प्रकार के स्रोतस, बॉडी चैनल्स जो शरीर की सारी धातुओं तक नरिशमेंट पहुंचाते हैं, और शरीर की धातुएं जिन्होंने शरीर को धारण कर रखा है, जिससे शरीर बना है हमारा, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। किसी भी वैद्य जब हम लेते हैं तो हम इन 4 चीज़ों को देखते हैं कि उसका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसकी अग्नि कौन सी मंद है, उसके किस स्रोतस में अवरोध है, और उसकी किस धातु को हमें पोषित करना है। बहुत सी बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने पर बेहतरीन रिजल्ट कैसे आता है, आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद से बीमारियों का इलाज करने पर कितना फायदा मिलता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर अरुण वर्मा। उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले डॉक्टर अरुण वर्मा ने BMS की डिग्री लेने के बाद आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की और पिछले 20 सालों से पूरी ईमानदारी और जानकारी के साथ लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। इन्हें आयुर्वेद की भी गहरी समझ है और एलोपैथी की भी समझ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर अरुण वर्मा। आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। इन्होंने BMS की डिग्री हासिल की और फिर आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका मोटिव ये है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण वर्मा एक कार्ड बनाते हैं 200 रुपए का, और वो 6 महीने तक पेशेंट अगर चाहे तो आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी कोशिश है कि कम से कम बजट में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज हो। आगे अगर हम बात करें, इनका कहना है कि बहुत से लोगों को आयुर्वेद की समझ नहीं होती, आम आदमी को भी, और जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अधूरे ज्ञान के साथ करते हैं। क्योंकि आप देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं होती है। हो सकता है अपने पिताजी दादाजी से सीख कर काम किया, अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग बिना ज्ञान के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें रिजल्ट वो नहीं आ पाता है जिस उम्मीद में आप आयुर्वेद की शरण में जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनको आपसे मिलवाया जाए ताकि आपकी आयुर्वेद के प्रति समझ बढ़े और जो आयुर्वेद में जो ताकत है, जो ठीक करने का मादा है, वो लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में डॉक्टर साहब बताएंगे कि आयुर्वेद में वास्तव में कितनी ताकत है, कौन सी बीमारियों को कैसे ठीक करता है, एलोपैथी से कंपैरिजन करें तो कहां टिकता है। ये पूरी बातें जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेसिक कारण है आयुर्वेद में बीमारी के, वो हम बोलते हैं 3 दोष। ये तीनों दोष हमारे शरीर को संभालते भी हैं, हमारे सारे शरीर की क्रिया को भी व्यवस्थित रखते हैं, और साथ ही साथ अगर ये विकृत हो जाए, इनका शरीर की साम्यावस्था बिगड़ जाए, तो इन्हीं 3 कारणों से बीमारी भी पैदा हो जाती है शरीर के अंदर। इसी तरह से जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथी में बीमारी के लिए 3 कारण बताए जाते हैं। वो कहते हैं कि बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती हैं। इन 3 कारणों से एलोपैथी में भी व्याधियाँ पैदा होती हैं। और इसी तरह से जब हम होम्योपैथी में जाते हैं तो सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, उससे बीमारी पैदा होती है। जब हम आयुर्वेद से चिकित्सा करने की तरफ जाते हैं तब हमारा प्रमुख उद्देश्य इन तीनों दोषों को साम्य अवस्था में लाना होता है। तो जब हमारा चिकित्सा का जो दृष्टिकोण है वो ये दृष्टिकोण है कि इनमें से जो प्रकोपित दोष है, जो बढ़ा हुआ दोष है, उसको हम शांत करें, इनको साम्य अवस्था में लाएं, बीमारी स्वस्थ हो जाएगी। एलोपैथी वाला जब ट्रीटमेंट कर रहा होता है वो ये सोचता है कि जिस बैक्टीरिया या वायरस या फंगस से उसको हम खत्म कर दें तो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से होम्योपैथी कहता है कि जो उसका कारण है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस है, उस कारण को ध्यान रख के जब वो चिकित्सा करेगा तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास मज़ेदार बात यह है कि एक ही पेशेंट है, वो एक पेशेंट अगर एक बीमारी लेके आयुर्वेद वाले के पास जाता है, वहाँ पे भी ठीक हो जाता है, वो एलोपैथी के पास जाता है, वहाँ पे भी ठीक हो जाता है, और होम्योपैथी के पास जाता है, वहाँ पे भी ठीक हो जाता है, और एक ही व्याधि को लेके जा रहा है। तीनों ठीक कर रहे हैं, बट तीनों का देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, क्योंकि शरीर एक है। हमें ये बात हमेशा समझनी होगी इस बात में कि हम एलोपैथी या आयुर्वेद या होम्योपैथी चाहे किसी भी विधा से करें, हमें ये समझने होगा कि शरीर एक ही है जिसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं। देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। तो मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय सिर्फ ये था कि तीनों ही अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को समझ रहे हैं, परंतु आयुर्वेद की विशिष्टता इसमें इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद जब हम 3 दोषों को लेके करते हैं, उन 3 दोषों में हम किसी
अंग विशेष की चिकित्सा नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी व्याधि विशेष की चिकित्सा नहीं कर रहे होते हैं, हम संपूर्ण शरीर की चिकित्सा कर रहे होते हैं। इसका फायदा हमें यह मिलता है कि अगर एक आदमी के अंदर एक दोष के बढ़ने से शरीर में कई सारी व्याधियां पैदा हो गई, जैसे मान लीजिए उसके अंदर पित्त बढ़ गया, और पित्त बढ़ने से उसको नींद की कमी भी हो सकती है, उसको हृदय की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे में जब आयुर्वेदिक चिकित्सक कारण समझ के उस पित्त दोष की चिकित्सा करेगा, तो उस एक ही चिकित्सा से उसकी तीनों, या एक ही औषधि से उसकी तीनों समस्याओं में आराम मिल जाएगा। परंतु एलोपैथी में दिक्कत क्या होती है कि ऐसी मरीज जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे एक बार बोलेगा कि आप न्यूरो वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, एक ही स्थिति में वो उसको कह सकता है आप हृदय वाले के पास चले जाइए, और एक ही स्थिति में उसको कह सकता है कि पेट वाले विशेषज्ञ के पास चले जाइए। तो मरीज के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मान लीजिए किसी के सिर में दर्द हो गया, या हम उदाहरण देते हैं कि उसकी छाती में दर्द हो गया, अगर वो छाती में दर्द लेके बाई चांस वो हृदय वाले डॉक्टर के पास चला गया, तो वो हृदय वाला डॉक्टर उसका कारण हृदय से संबंधित बता देगा। वही मरीज अगर छाती वाले डॉक्टर के पास चला गया तो वो छाती से संबंधित बता देगा। वही मरीज अगर इसको लेके न्यूरो या नसों वाले डॉक्टर के पास चला गया तो वो नसों का कारण बता देगा। वही पेशेंट अगर पेट वाले पे चला गया तो पेट से संबंधित गैस वगैरह कारणों को बता देगा। तो ऐसे में मरीज का समुचित और सम्यक इलाज होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे एलोपैथी का विकास होता चला गया है, तो कायदे में जिस तरह से चिकित्सा ने तरक्की की है उस हिसाब से बीमारियों में कमी आनी चाहिए थी और पेशेंट्स में कमी आनी चाहिए थी, परंतु दिखाई ऐसा नहीं देता है, दिखाई बिल्कुल विपरीत देता है। जिस तरह से चिकित्सा ने अपना एडवांसमेंट हासिल किया है, जितना डेवलपमेंट हासिल किया है, उसी तरह से बीमारियों ने भी अपना एडवांसमेंट हासिल कर लिया है। उसी तरह से बीमारी भी बढ़ गए हैं और रोगी भी बढ़ गए हैं। जैसा आप कह रहे हैं, एलोपैथी के विकास के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं और बीमार भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा जाते हैं, आयुर्वेद में कम इलाज करवाते हैं। ऐसा क्यों? समस्या आयुर्वेद के साथ जो है, जिससे कि लोग ज़्यादा एलोपैथी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं आयुर्वेद की तुलना में, उसका प्रमुख कारण क्या है कि मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज लैक करती हैं। कोई भी सामान्य आदमी जब एलोपैथी में जाता है और वो सीटी स्कैन के लिए एक मशीन के अंदर जाता है, या डॉक्टर उसके खून की जांच करता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यही हमारे लिए जो है एक सही सिस्टम है और यहाँ पे कुछ हो रहा है हमारे लिए, और हमारी बीमारियों को डॉक्टर सही से समझ पा रहा है। इसी प्रक्रिया में जब वो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाता है तो उसे लगता है कि भले डॉक्टर को कितनी भी समझ हो, तो उसको ये हैरानी होती है कि डॉक्टर मेरी बीमारी के बारे में जानेगा कैसे। इसके बारे में जो सबसे बड़ी भ्रांति मुझे दूर करनी है लोगों की, लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम कोई जांच कराते हैं, हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, या इस तरह की कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो एलोपैथी है। कोई एमआरआई, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई सीटी स्कैन, ये इवन ये आला भी है, ये एलोपैथी नहीं है। ये साइंस की इन्वेंशंस हैं, फिजिक्स के डेवलपमेंट हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। ये बीपी नापने की मशीन है, समय के साथ साथ डेवलप हुई है, इसमें एलोपैथी का कोई योगदान नहीं है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ये एक मशीन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आयुर्वेद के ज़्यादातर जितने भी, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग जिन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, तो उनको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज नहीं होती। इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि अगर किसी पेशेंट का एक्सरे आया तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ के हम कैसे समझ सकते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके पास मरीज अगर कैंसर की रिपोर्ट लेके भी जाता है, पैट सिटी की रिपोर्ट लेके जाता है, तो उनको पढ़ के ये भी नहीं पता चलता है कि वो किस किस जगह पहुंच गया है। उनको बस इतना पता है कि जी फेफड़े का कैंसर है, बस वो इतना, अगर कि कोई लंग्स में लेके आया तो बोल देंगे कि फेफड़े का कैंसर, और फेफड़े में कितने तरह का कैंसर हो सकता है, कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों की जब उनको जानकारी नहीं है कि किसी चीज़ की किस स्थिति में क्या चिकित्सा करनी है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो लोग चिकित्सा कर कैसे पाते हैं। चिकित्सक के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो प्राथमिकता ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए मरीज ठीक नहीं होगा तो दूसरा डॉक्टर के पास जाने की हम उसकी संभावनाओं को बरकरार रखेंगे। बट अगर हम मरीज को खराब कर दें, और वो भी इसलिए खराब कर दें कि हमें समझ नहीं है, हम उसकी स्थिति को ना जान पाएं, तो ये तो एक तरह से पाप हो गया उस मरीज के साथ। ये हम उसके लिए बहुत सही निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं। एलोपैथी के साथ ये चीज़ें इस तरह की है क्योंकि उनके पास कम से कम इस लेवल पे ईमानदारी है। उनके चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, वो आपके सामने एक कागज़ का टुकड़ा रख सकते हैं, वो आपके सामने रिपोर्ट रख सकते हैं, जिसके आधार पे वो कहते हैं कि भाई आपको ये हो गया और आपकी ये चिकित्सा करनी है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का आयुर्वेद वाले भी उपयोग कर सकते हैं और उसी हिसाब से चिकित्सा को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में औषधीय जो चिकित्सा है वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो हम पूरे संपूर्ण शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं, इसीलिए आयुर्वेद में नुकसान नहीं होते, इसीलिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण ही यह है क्योंकि हम शरीर को एज ए होल, एक पूर्ण मानकर चल रहे हैं। एलोपैथी में नुकसान इसलिए होते हैं कि जब एक डॉक्टर है, अगर वो मान लीजिए पेट का डॉक्टर है और वो पेट का इलाज कर रहा है, तो उसको दिल से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास एक जो संपूर्णता है चिकित्सा की, वो संपूर्णता ही आयुर्वेद की श्रेष्ठता है, जिसके आधार पर हम चिकित्सा कर। पहला ही सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, कि किसी मरीज के सबसे पहले ये प्रयास करना कि वो मरीज बीमार ना हो। ऐसा कैसे होगा, ऐसा किस तरह से होगा? हमारे देखने में आजकल जितनी भी व्याधियां हैं, उन सारी व्याधियों में ज़्यादातर, खासतौर से आधुनिक समय में जो व्याधियां हैं, वो आदमी की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसकी दिनचर्या, उसकी रात्रिचर्या। तो आयुर्वेद का इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, वो इसके ऊपर बहुत जोर देता है कि आदमी की दिनचर्या कैसी हो, उसकी रात्रिचर्या कैसी हो, उसका खान पान कैसा हो, किस मौसम में खान पान कैसा हो, किस मौसम में इसकी दिनचर्या कैसी हो, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक नियमबद्ध होकर इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अगर हम फॉलो करते हैं तो बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। उसके बावजूद भी, क्योंकि एक इंसान को काम भी करना है, हो सकता है उस इंसान की मजबूरी है कि उसको रात को नौकरी करना पड़े अपने बच्चों के पालन के लिए, तो हम उससे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो रात में सोए, या एक आदमी की देर तक उसको ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको व्याधि हो भी जाती है तो फिर हम इस तरह से उसकी परीक्षा करें, ऐसा सही तरीके से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते, जो व्याधि का शरीर के अंदर सही कारण है कि कौन सा उसका दोष बढ़ा हुआ है, कौन सी उसकी अग्नि मंद है, कौन सी उसके स्रोतसों में अवरोध है, कौन सी उसकी धातु का पोषण नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करके। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपको हैरानी होगी कि लोगों को लगता है कि जब आयुर्वेदिक डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस आधार पर कर रहा है। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 दोष, वात पित्त कफ, 13 प्रकार की अग्नियाँ, 14 प्रकार के स्रोतस, बॉडी चैनल्स, जो शरीर की सारी धातुओं तक नरिशमेंट पहुंचाते हैं, और शरीर की धातुएं जिन्होंने शरीर को धारण कर रखा है, जिससे शरीर बना है हमारा, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। किसी भी वैद्य जब हम लेते हैं तो हम इन 4 चीज़ों को देखते हैं कि उसका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसकी अग्नि कौन सी मंद है, उसके किस स्रोतस में अवरोध है, और उसकी किस धातु को हमें पोषित करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसके दोषों का शमन करते हैं, अग्नियों को प्रदीप्त करते हैं, स्रोतों को खोलते हैं और धातुओं का पोषण करते हैं, तो व्याधि ठीक हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट आता है, उसको मान लीजिए ब्लड कैंसर है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो ब्लड कैंसर कैसे बना होगा? तो ब्लड कैंसर ऐसे बना होगा कि अग्नियों मंद हुई होंगी, दोष प्रकुपित हुए होंगे, तो जो रक्तवाह स्रोत है, जो रक्त तक जाने का चैनल है, उसमें अवरोध हुआ होगा। उसके बाद जो हमारा पूरा रक्तगत धातु है, उसके अंदर विकृति पैदा हुई होगी, उसमें वो कैंसर भी हो सकती है या रक्तजन्य अन्य व्याधियां भी हो सकती है। बट ये मैंने आपकी समझ के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो वो सिर्फ इसी तरह से सिर्फ आपको लिख के दे रहा है, नुस्खा दे रहा है। उसके पीछे बहुत समझ है, और उसके साथ साथ हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग है। इसलिए आयुर्वेद में एक चीज़ तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जो भी आपके पास किसी भी बीमारी का कोई भी वैद्य आपको इस तरह से कहता है कि वो इन सब के लिए उसके पास एक ऐसा फार्मूला है और नुस्खा है, तो वो एक निहायत ही गलत बात है। क्योंकि आयुर्वेद में व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग औषधि बदल जाती है। एक ही बीमारी के 4 मरीजों में हो सकता है कि औषधियाँ अलग अलग हो जाए, उसकी प्रकृति देखनी पड़ती है। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको फीवर है और उसकी प्रकृति पैथिक है, दूसरा मरीज है जिसको फीवर है बट उसकी प्रकृति वात की है। तो मुझे जब मैं पित्त वाले का ट्रीटमेंट करूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पित्त का प्रकोप ना हो जाए, और जब मैं वात वाले का ट्रीटमेंट करूंगा उसी मेडिसिन के साथ मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वात का प्रकोप भी ना हो जाए। तो ये इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान प्रतीत लोगों को लगता है, बट इतना आसान नहीं है। इसके पीछे की समझ बहुत गहरी है, और ये समझ प्रॉपर तरीके से जब आदमी अध्ययन करता है, कोर्सेज इसीलिए तो बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ इसीलिए तो हैं, एक कॉलेजेस हैं, इतना टफ कंपटीशन होके एक आदमी को एडमिशन मिलता है, जब वो उसके बाद उसको एक डिग्री मिलती है, तो उसका पर्पस सिर्फ यही तो है ना कि लोगों को सही और सम्यक ज्ञान के साथ ये चाहिए। उसके बाद भी इसीलिए चिकित्सा के पेशे को प्रैक्टिस बोला जाता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो सारी जिंदगी चिकित्सा अभ्यास करेगा, तभी वो परिष्कृत होगा। ये अभ्यास का खेल है, इसीलिए डॉक्टर जितना जितना करता रहता है वो और मैच्योर हो जाता है और अनुभव आता चला जाता है। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और ऐसे ही डॉक्टरों से अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। तो ये 4 चीजें देखते हैं जब भी आप एनालाइज करते हैं, एक सिंपल वे में
ये क्या सिर्फ आपको मरीज के बताने भर से आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो पता कर लेते हैं, या कई बार जो टेस्ट करवाने होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है? बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार, क्योंकि समय के साथ साथ आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हुई हैं। जैसे अगर हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो सही तरीके से नाड़ी का ज्ञान हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस तरह के चिकित्सक हमें, जो हमारे अध्यापक गण थे इस तरह के, उनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी कि वो नाड़ी का ज्ञान दे पाते। और बाकी भी जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स हैं उसमें जब हमारे पास एक सुविधा ज़्यादा एडवांसमेंट की है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको लें। जहाँ तक रहा कि किसी मरीज के बताने से हम जानते हैं या नाड़ी से हैं, तो ये एक बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि अगर एक जानवरों का डॉक्टर है तो जानवर बोल नहीं सकता, तो वो जानवरों का डॉक्टर भी उसके बिना बोले उसकी बीमारी का पता लगा लेता है, क्योंकि जानवर के डॉक्टर को उस तरह से उसके लिए अभ्यस्त किया जाता है। आदमी को इसलिए इस तरह से अभ्यस्त नहीं किया जाता क्योंकि आदमी बोल सकता है, आदमी अपनी तकलीफ बता सकता है। तो हम लोग इसमें भी प्रभावित हो जाते हैं कि देखिए उसने तो क्या कहते हैं, बिना बताए बता दी। भैया वो तो जानवरों का डॉक्टर भी बिना बताए बता देता है बीमारी, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि हम सही तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें पूछने से पता चलता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें मरीज के ऊपर परीक्षण करके पता चलता है। हम उसको परकशन करते हैं, हाथ से देखते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, इससे सुनते हैं शरीर की आवाज़ें, एग्जामिन करते हैं, आंखों से देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से इस तरह से नज़रिया लगाया जाता है। उसके बाद भी जब हमारे निदान में, हमारे डायग्नोसिस में हमें लगता है, ऐसा संदेह पैदा होता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसी शंका से बचने के लिए फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं, जिससे कि हम अपने निदान को निश्चित कर पाएँ कि यही इसको प्रॉब्लम है, जिससे कि समुचित रूप से उसका उपचार किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर अरुण वर्मा जी ने बताया कि हमें सबसे ज़रूरी है कि पहले तो आयुर्वेद की एक प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी प्रैक्टिस कर रहा है आयुर्वेद में उसे समझ होनी चाहिए, फिर उसको फेयर तरीके से पेशेंट की जांच करनी चाहिए अगर उसे वैसे समझ आता है। नहीं तो जो मॉडर्न साइंस में जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं उनको अपनाते हुए, प्रॉपर दवाई देते हुए अगर हम मरीज का इलाज करेंगे तो आयुर्वेद में जैसा बताया बहुत सी बीमारियों का सफल इलाज है, और विशेषकर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियां हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद को समझकर और पेशेंट के रूप में भी आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा जो डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे ज़रूरी है कि आपको परहेज रखने जरूरी है। जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी उनको फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद को समझकर अगर आप इलाज करवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आएगा। हमने नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो आयुर्वेद में फेयर प्रैक्टिस, अच्छी ज्ञान के साथ प्रैक्टिस करें, उनको सीधा आपसे मिलवाएं ताकि आपको आयुर्वेद के बारे में और जानकारी मिले, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ताकत है इलाज करने की, और अगर सही लोग करेंगे तो और इसमें सफलता मिलेगी। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। एक बात और बता दें, हम डॉक्टर साहब के कुछ वीडियो आपको और दिखाएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे, उनको देखकर भी आपको आयुर्वेद की और जानकारी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।